नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम जनमत में करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है कि जब देश की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उसके साथ कुछ उम्मीदें जुड़ती हैं। उम्मीदें जनता के विकास की, उम्मीदें देश के विकास की। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर राजनीति करने का कोई दूसरा रास्ता अपना ले तो इसे क्या कहा जाए। दरअसल देश में आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है। देश ये उम्मीद करता है कि जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी, चर्चा होगी। लेकिन जब जब देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तब तब दिल्ली की सीमाओं और वीवीआईपी गलियारों में एक प्रायोजित अराजकता की पटकथा लिख दी जाती है। 21 जुलाई 2026 यानी आज का दिन देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ वो एक बार फिर से लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अराजकता की खुली तस्वीर के रूप में देखा जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो तस्वीरें आई उसने पूरे देश को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि विपक्ष आखिर ये कौन सी राजनीति कर रहा है। जंतर मंतर पर कथित छात्र आंदोलन की आड़ में सीजेपी ने जो आंदोलन शुरू किया, कहने को जो आंदोलन था, अनशन था, उसे जो शुरू किया, जो आग भड़काने की कोशिश सोमवार को हुई थी, जिसकी तस्वीरें देश और दुनिया ने देखी थी, जब पुलिस की मुस्तैदी और रैपिड एक्शन फोर्स की सतर्कता से वो नाकाम हो गई तो उसके सियासी आका खुद अब सड़क पर उतर आए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम दिग्गजों ने 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर देश की अति सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। घटनाक्रम की शुरुआत सोमवार 20 जुलाई से होती है जब कॉकरोच जनता पार्टी नामक संगठन ने संसद चलो मार्च का आह्वान किया। नीट, यूजी पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में अनियमितता के नाम पर हजारों लाखों युवाओं को उकसाकर संसद की ओर भेजने की कोशिश की गई। जब हुड़दंगियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, उपद्रवियों ने पथराव किया, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया तो दिल्ली पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया और कड़ा एक्शन लेते हुए आंसू गैस के गोले दागे, उपद्रवियों को खदेड़ा। लेकिन इसके बाद असली खेल तो मंगलवार दोपहर से शुरू हुआ। कांग्रेस ने इस पूरी पुलिसिया कार्रवाई को हथियार बनाकर छात्रों पर बर्बरता का भावुक राग अलापना शुरू कर दिया। 10 राजाजी मार्ग से अचानक एक बिना अनुमति वाला पैदल मार्च निकाला गया। ये कहा गया कि जो उनके कार्यकर्ता थे उनसे कहा गया कि हम यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अचानक से राजाजी मार्ग से ये पूरा का पूरा जो अनएक्सपेक्टेड मार्च था वो 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ चल पड़ा। इस मार्च की अगुवाई खुद एनओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कर रहे थे। उनके साथ थी प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगे बिना अचानक 1 किलोमीटर दूर देश के सबसे संवेदनशील वीवीआईपी जोन यानी 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ ये तमाम भीड़ कूच कर जाती है। जब पुलिस ने पीएम आवास से कुछ दूरी पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने नेताओं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जैसे दिग्गजों के साथ वीवीआईपी सड़क पर ही धौंस जमाकर धरने पर बैठ गए। केरलम और कर्नाटक दोनों के ही मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी यहां पर नजर आती है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के मुख्य द्वार के पास इस तरह अचानक सैकड़ों लोगों के साथ सड़क जाम करके बैठ जाना ये केवल संयोग नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बेहद सख्त रुख
इस पर अपनाया जाना चाहिए और इसीलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर किया गया खतरनाक खिलवाड़ इसे करार दिया गया। बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर यह आरोप लगाया कि जब जब कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन होती है तब वो देश की संप्रभुता और सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले कदम उठाती है। देश के सबसे हाई सुरक्षा जोन में इस तरह की अराजकता फैलाकर दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करने का एक और टूल किट मॉडल एक्टिव हो चुका है। माहौल को बिगाड़ने से रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने अत्यंत परिपक्वता और लोकतांत्रिक गरिमा का परिचय दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन खुद सड़क पर बैठकर राहुल गांधी से वार्ता करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे। हमने वो तस्वीरें भी आपके सामने रखी थी। वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से स्पष्ट पूछा कि आखिर वो चाहते क्या है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि यदि सरकार संसद के भीतर नीट और छात्रों के मुद्दे पर पूरी चर्चा कराने को तैयार हो जाए तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तुरंत शीर्ष नेतृत्व से बात की और राहुल गांधी को आधिकारिक आश्वासन दिया कि सरकार संसद के पटल पर नीट मुद्दे पर हर सवाल का जवाब देने और विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे ही सरकार ने चर्चा की मांग स्वीकार की, राहुल गांधी ने तुरंत पाला बदल लिया और एक नई अड़ियल शर्त छोड़ दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत हो। इसके बाद कांग्रेस ने 5 सूत्रीय मांगों का ड्राफ्ट थमा दिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के बयान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की बात शामिल थी। वार्ता विफल होने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में चर्चा का आश्वासन देने के बाद भी राहुल गांधी का अपनी बात से मुकर जाना और नई शर्तें थोपना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आचरण किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सड़क पर राहुल गांधी के इस अड़ियल रुख के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, जिन बच्चों पे एफआईआर की है एफआईआर वापस करें और नीट और पेपर लीक को लेकर संसद के अंदर बयान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, हड़ताल करने का, धरना करने का जो अधिकार है उसको वो क्यों छीनना चाहते हैं। आज देश भर में आक्रोश है। समूचे भारतवर्ष में पूरी जनता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नौजवान की लड़ाई लड़ रही है। सर, किसी से बातचीत हुई? राहुल गांधी से संपर्क हुआ? कुछ बातचीत हुई आपकी? जिस प्रकार राहुल गांधी जी को जबरदस्ती घसीटा नेता प्रतिपक्ष, कई बार के सांसद, उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, वो असहनीय है। पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लेकिन पूरे देश के लोग आज न्याय चाहते हैं। हम नौजवानों के साथ हैं और न्याय लेकर आएंगे। कह रहे हैं कि ये पूरे विपक्ष को एक साथ खत्म करने की जो साजिश है वो हो रही है। पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश एकजुट है, सिवाय उन चंद लोगों के जो सत्ता के अहंकार में नौजवानों पर लाठी चला रहे हैं। पूरा देश एकजुट है, न्याय चाहते हैं और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने नौजवानों के जो बीड़ा उठाया है उसको हम पाक के रहेंगे और इस सरकार के अहंकार को तोड़ के रहेंगे। ठीक है। लोकतंत्र में आंदोलन की तस्वीरें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आंदोलन अगर लोकतांत्रिक गरिमा, उसकी मर्यादा में रहकर हो तो वो आंदोलन वाकई सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई थी। यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया वो साफ बताता है कि इतने हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर केवल प्रधानमंत्री का आवास ही नहीं, वहां पर कई एम्बेसीज हैं, इसका मतलब कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं होती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा मतलब 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले उस व्यक्तित्व की सुरक्षा का सवाल यहां पर था, जिसकी सुरक्षा को आज खतरे में डाला गया था। अब जब जितेंद्र सिंह ने प्रयास किया, सरकार ने संवाद के रास्ते खोल दिए, लेकिन फिर उसके बाद राहुल गांधी का पलट जाना,
बातों से मुकर जाना और नई शर्तें थोपना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि यह आचरण किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सड़क पर राहुल गांधी के सड़ियल रुख के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचते हैं। गृह मंत्री के साथ दिल्ली की सुरक्षा स्थिति, वीवीआईपी मूवमेंट और संसद सत्र के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी होती है। गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने सख्त एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि एक्शन मजबूरी बन गया। प्रदर्शन के पहले जो आंदोलन हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, सरकार ने संवाद का रास्ता खोला था, लेकिन जब संवाद की भाषा नहीं समझ में आई इन प्रदर्शनकारियों को जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर एक्शन लेना पड़ा। प्रदर्शन स्थल से कन्हैया कुमार सहित कई उपद्रवी नेताओं को बसों में भरकर हिरासत में लिया गया। संसद मार्ग और लोक कल्याण मार्ग की तरफ जाने वाले 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद कर दिए गए, ताकि अराजक तत्व वहां एकत्रित ना हो सके। जरा फुल स्क्रीन भी तस्वीरें दिखा दीजिए और ये देश तय करे कि आंदोलन का क्या ये रास्ता उचित है। आंदोलन अनुचित नहीं है, लेकिन आंदोलन के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से संसद को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सही है? यह सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये उठता है कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की आड़ में कांग्रेस का ये खेल शुरू हुआ है, उसकी परतें क्या है? सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि जंतर मंतर पर हुए इस उग्र प्रदर्शन के तार सोशल मीडिया ट्रेंड्स और भड़काऊ हैशटैग्स सीमा पार यानी पाकिस्तान और विदेशी धरती पर बैठे भारत विरोधी आकाओं से जुड़े हो सकते हैं। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा खुद सीजेपी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दे चुके थे, तब आखिर संसद के भीतर चर्चा करने के बजाय सड़क पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का राग अलापने का क्या तुक था? स्पष्ट है कि नीट परीक्षा का मुद्दा सिर्फ एक बहाना है। असल उद्देश्य तो मोदी सरकार को काम करने से रोकना, संसद को बाधित करना और देश में असंतोष की आग भड़काना है। छात्रों और युवाओं के भविष्य की चिंता किसे है, ये देश की जनता भली भांति समझ रही है। मोदी सरकार जहां पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं विपक्ष लाशों और हादसों पर राजनीति करने का अपना वही पुराना एजेंडा चला रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक जिम्मेदारी देश के वीवीआईपी सुरक्षा घेरे को तोड़कर सड़क पर लेटना नहीं होता, बल्कि संसद के भीतर सवाल पूछना होता है। लेकिन जब इरादे देश निर्माण के बजाय देश को अस्थिर करने के हों, तो फिर संसद छोड़ सड़क का नाटक ही चुना जाता है। दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा और सरकार की सख्त नीति ये साफ संदेश दे रही है कि ये 2026 का नया भारत है, जो किसी टूल किट या प्रायोजित अराजकता के आगे घुटने नहीं टेकेगा। रेणुका चौधरी जी हैं। मैम, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मैम, किस तरह से? अरे अवाम की आवाज है, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने अपना जान कुर्बान किया। अंबेडकर जी और महात्मा गांधी इसी के खिलाफ लड़े थे। हम विदेशियों को भगाए थे। ये हम हक है, हम हकदार है इस देश के। हमारी आवाज सुनिए, हम सुनाने आए हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या उनकी आवाज आप सुन रही हैं? प्रधानमंत्री की? अरे प्रधानमंत्री का क्या सुने यार, वो तो अपनी मन की याद, मन की बात वही सुनाते हैं। हमारा मन की बात सुनने कोई तैयार नहीं है। कल हाउस में हम बोलने का कोशिश करें, नोटिस दिए, क्या करे, व्हाट्सएप बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए, सड़क के बाहर जाने का गेट बंद कर दिए।
तो क्या इनकी मन की बात बन की, क्या प्रधानमंत्री मोदी का गारंटी, मोदी का दमड़ी का गारंटी नहीं है उनकी। इस्तीफा देंगे? कौन दे? अगर धर्मेंद्र प्रधान छात्रों से और वो बच्चों से भी, उनका वैल्यू से भी इनका ज्यादा है तो रखे गोद में, हम लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं रेणुका चौधरी, वो साफ तौर से कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कैमरामैन चंद्रन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ राजीव शुक्ला जी सर हैं। सर, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये ऐसा है कि ये छात्रों के समर्थन में हो रहा है। जिस तरह छात्रों कल पिटाई हुई, जिस तरह से युवा परेशान है, माता पिता परेशान है, नीट का पर्चा जो है इतनी बार नहीं 10वीं बार लीक हो रहा, सारी भर्तियों रोज नौकरियों के पर्चे लीक हो रहे हैं, तो ये पूरी एक बहुत बड़ी माफिया व्यवस्था चल रही जिसने सबका मजाक बना दिया। उसका विरोध चल रहा, उसमें छात्रों की पिटाई हुई। उस पिटाई के विरोध में जब संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा तो सड़क पे आ गए लोग, तो सड़क पे आ गए गांधी परिवार। ये है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पूरी तरह से गंभीर है, वो कड़ा एक्शन लेंगे। वो नहीं, लेकिन कड़ा एक्शन क्या लेंगे? इतने दिन हो गए, 12 साल से काम हो रहा, कहाँ कड़ा एक्शन हुआ? इसलिए तर्क तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे आप लोग? उनको पहले ही करा देना चाहिए था। एक आदमी की वजह से आप जो है अपना जो है वो करवा रहे हैं, अपने खिलाफ माहौल बनवा रहे हैं, है ना। देश के प्रधान को, एक प्रधान को बचाने के लिए इतना क्यों अपने ऊपर जो है वो लेना चाहिए आक्रमण? धन्यवाद। तो राजीव शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साफ तौर से कर रहे हैं कि प्रधान को इस्तीफा प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं चंदौली से वीरेंद्र सिंह साहब। सिंह साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, राहुल को, अखिलेश को सब उठाया गया है? ये तानाशाही है, घोर तानाशाही है, हिटलर शाही को भी फेल कर रही है। अब बताइए, मैं चुना हुआ सांसद हूँ, पैदल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कोई किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं, किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। तो इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग सदन के अंदर भी कल बात करेंगे और जो है कि सड़क पर भी करेंगे। आज सड़क पे हम लोग गए और वहाँ पे जाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और सदन के अंदर इस बात को मैं उठाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली की पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और एक चुने हुए सांसद के अधिकारों का हनन कर रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देश सबका है। ये देश, वहाँ पे प्रदर्शन करने वाले चुने हुए सांसद हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। उनको भी जनता चुन के आती है, हमें भी जनता ने चुना है। वो मेरे पड़ोसी सांसद हैं, आधे बनारस के वो सांसद हैं, आधे बनारस के हम सांसद हैं। ठीक है, आज वो बहुमत में है, सत्ता में है, लेकिन जिस तरह से वो चुन के आए हैं उस तरीके से मैं भी चुन के आया हूँ। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना क्यों? बीजेपी प्रधानमंत्री आवास किसी की बपंसी नहीं है, ये जनता का दिया हुआ वादा है, ये जनता का राइट है। इसलिए वो जनता के राइट और जनता की बात को कहने सुनने का पूरा अधिकार है। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी बात अपने प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? धन्यवाद। तो चंदौली से सांसद हैं, बनारस का सटा हुआ इलाका है चंदौली, और वीरेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उनको दिल्ली पुलिस यहाँ रोक रही है, उनको जाने नहीं दे रही है, तो काफी नाराज दिख रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो सुना आपने ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी जब पूछते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास का घेराव क्यों किया, तो ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि आवाज सुनाना चाहते हैं, तो आवाज और चर्चा और संवाद के लिए तो संसद है। संसद की गरिमा को तार तार करके सड़क पर ऐसी अराजकता फैलाना, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान नहीं है? विपक्षी पार्टियों को इसका जवाब भी देना होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अनशन, एक आंदोलन के नाम पे किस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका एक और पहलू है जो अब हम आपके सामने जनमत में रखने वाले हैं। 20 जुलाई 2026 को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर संसद चलो के नाम पर जो उपद्रव, जो हुड़दंग, जो गुंडागर्दी देखने को मिली, उसके तार किसी स्थानीय विरोध प्रदर्शन से नहीं, बल्कि सीधे सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े हुए भी
पाए जा रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी भारत की संसद को बंधक बनाने, राजधानी की सांसें रोकने और पूरे भारत में दंगे भड़काने की एक अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तानी साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी चट्टानी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। जिस कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर युवाओं का आक्रोश बताकर परोसा जा रहा था, उसके पीछे का असली चेहरा इस्लामाबाद और कराची में बैठा प्रोपेगेंडा नेटवर्क है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की जांच में जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के उस घिनौने टूल किट प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है जिसे भारत को अस्थिर करने के लिए रचा गया था। सवाल सीधा और कड़ा है, क्या इस्लामाबाद और कराची में बैठे आकाओं के इशारों पर दिल्ली की सड़कों पर माहौल बिगाड़ने दिया जाए? क्या पाकिस्तान की सरजमी से रची जा रही भारत विरोधी साजिशों को यह देश बर्दाश्त करेगा? भारत और पाकिस्तान के आर्थिक आंकड़ों का ये सीधा अंतर बयां करता है कि क्यों सीमा पार बैठे आका भारत की प्रगति और वैश्विक साख से बुरी तरह बिलबिलाए हुए। एक तरफ जहां 2026 में भारत 7.7% की रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेज भागती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान महज 2.1 यानी 2.1% की सुस्त विकास दर के साथ आईएमएफ की भीख और कंगाली की कगार पर सिसक रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करके सर्वकालिक रिकॉर्ड बना चुका है, जबकि कंगाल पाकिस्तान का खजाना $9.5 बिलियन पर सिमटकर दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, भारत में जहां महंगाई दर 4.5% के साथ पूरी तरह नियंत्रित और स्थिर है, वहीं पाकिस्तान में 26.8% की भयंकर मुद्रास्फीति के कारण आटा, दाल और दूध जैसी बुनियादी चीजों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत का परचम इस कदर लहरा रहा है कि पूरी दुनिया के डिजिटल पेमेंट्स में अकेले भारतीय यूपीआई का 46% वैश्विक शेयर हो चुका है, जबकि पाकिस्तान इस तकनीक के मामले में भी शून्य पर खड़ा है और कंगाली का आलम झेल रहा है। कंगाली की मार झेल रही पाकिस्तान जनता पाई पाई को तरस रही है। आटे के लिए किस तरीके की वहां पर स्थिति बन गई है, हमने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया था। लाहौर से लेकर कराची और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लाखों नागरिक फौज और शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम अपनी ही हुकूमत से सवाल पूछ रही है कि भारत कहां से कहां पहुंच गया और हम कंगाली के दलदल में क्यों धंस गए। दरअसल अपनी जनता के इस आक्रोश से ही बचने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी डूबती साख बचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया तंत्र ने एक षड्यंत्र रचा। यदि भारत की 7% प्लस ग्रोथ रेट का मुकाबला नहीं कर सकते तो भारत में दंगे भड़काकर उसकी रफ्तार रोकने की कोशिश करो। दिल्ली पुलिस की जांच में जो डिजिटल और तकनीकी प्रमाण अभी तक सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। हालांकि अभी इस पर जांच और आगे बढ़ रही है। सीजेपी के प्रदर्शन के नाम पर भारत की संप्रभुता पर हमला करने की पूरी रूपरेखा पाकिस्तान से ही तैयार की जा रही थी। लाहौर रावलपिंडी से बॉट नेटवर्क जिस वक्त जंतर मंतर पर भीड़ जमा हो रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान से संचालित बॉट अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी हैशटैग्स को जबरन ट्रेंड कराया जा रहा था। जांच में इन अकाउंट्स के आईपी एड्रेस लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ट्रेस हुए हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलर्स ने आग की तरह यह अफवाह फैलाई कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 391 लोग घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस सफेद झूठ का एकमात्र मकसद पूरे भारत में युवाओं को भड़काकर सांप्रदायिक दंगे शुरू कराना था। सीजेपी के कई अंदरूनी डिजिटल ग्रुप्स में पाकिस्तानी नंबरों से भड़काऊ मैसेज, सुरक्षा बलों के बैरिकेड्स तोड़ने के तरीके और हिंसक वीडियो शेयर किए जा रहे थे। सीजेपी के गुंडों ने रायसीना रोड पर जब सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की और लोहे के बैरिकेड्स तोड़े तो 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों सहित 118 से अधिक पुलिसकर्मी और जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर
भारत को नीचा दिखाने के लिए दिन रात डिबेट चलाई जाने लगी। राउफ कलासरा जैसे भारत विरोधी पाकिस्तानी पत्रकार टीवी पर बैठकर भारतीय लोकतंत्र पर तंज कसने लगे और इस उपद्रव को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट्स तैयार करने लगे। पाकिस्तानी मीडिया लगातार ये भ्रामक प्रचार करता रहा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुक रही है ताकि भारत की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान से आ रही अफवाहों की बाढ़ और डिजिटल हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली में असाधारण कदम उठाने पड़े। कनॉट प्लेस और लोटियंस दिल्ली के आसपास मोबाइल सिग्नल जैमर इसलिए लगाए गए ताकि पाकिस्तान से भेजे जा रहे भड़काऊ टूलकिट और मैसेजेस का प्रसार रोका जा सके। 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद किए गए ताकि सुरक्षा कवच मजबूत किया जा सके। सुरक्षा कारणों से ही राजीव चौक, पटेल चौक, जनपद, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ जैसे स्टेशंस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा ताकि विदेशी साजिशकर्ताओं के बहरे शहर में भारी तबाही न मचा सके। सरहद पार बैठा टूलकिट का जो ये आका है उसे ये सुन लेना चाहिए कि ये 2026 का नया भारत है, ये 2026 का मजबूत भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर जिसके लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। अगर वो पाकिस्तान अपनी सरजमी से चलने वाला कोई भी टूलकिट प्लान, फर्जी हैशटैग या प्रोपेगेंडा भारत की अखंडता को तोड़ने की वो कोशिश करता है तो वे समझ ले कि ये नया भारत है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को डिगा नहीं सकता। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह साबित कर दिया कि सीमा पार से रची जाने वाली हर नापाक साजिश को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश की बेकसूर जनता अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरकर जनप्रतिनिधियों को संसद में देश के विकास, आंतरिक सुरक्षा और सख्त कानून बनाने के लिए भेजती है। लेकिन जब जब मॉनसून सत्र या अन्य कोई सत्र आता है तो राष्ट्र हित के ऐतिहासिक बिल पास होने की जब बारी आती है तब देश के भीतर बैठा अराजक विपक्ष संसद को बंधक बनाने में जुट जाता है। 21 जुलाई 2026 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी 20 जुलाई यानी मॉनसून सत्र के पहले दिन से शुरू होती है जो दूसरे दिन भी जारी रहती है। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जो देखने को मिला वो महज हंगामा नहीं था, वो भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान पर किया गया सोची समझी साजिश का राजनीतिक हमला था। 21 जुलाई 2026 को संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। देश की जनता टकटकी लगाए देख रही थी कि आज शायद संसद में वो 2 ऐतिहासिक कानून बनता हुआ देख सकेगी जो भारत के न्यायिक ढांचे और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन विपक्षी टूलकिट गठबंधन ने नीट और कॉकरोच जनता पार्टी के हिंसक उपद्रव के झूठे नैरेटिव की आड़ लेकर संसद के दोनों सदनों को मात्र कुछ ही मिनटों में ठप्प कर दिया। कल की तारीख में जहां 6 बार संसद को स्थगित करना पड़ा था, वहां आज भी 3 बार यह कोशिश हुई कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन विपक्ष के हंगामे में आखिरकार संसद की कार्रवाई स्वाहा हो जाती है और साथ ही साथ जनता की गाढ़ी कमाई भी स्वाहा होती है। उच्च सदन यानी राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा पवित्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आधिकारिक और वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने और इसके अपमान पर सख्त कानूनी कार्रवाई तय करने वाला राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक संशोधन विधेयक 2026 पेश होना था। लेकिन राष्ट्रगीत के सम्मान और भारत माता के जयकारों से चिढ़ने वाले विपक्षी ड्रामेबाजों ने हंगामे की आड़ में इस ऐतिहासिक बिल को पटल पर आने ही नहीं दिया। देश के करोड़ों आम नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी न्याय दिलाने और सर्वोच्च अदालत में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के उद्देश्य से लाया गया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से संसद को पंगु बनाने की साजिश रची थी। पूरे दिन केवल और केवल चीख पुकार, वेल में आकर नियम कायदों को तोड़ना, तख्तियां लहराना और देश के करदाताओं के संसाधनों को स्वाहा करना ही उनका इकलौता मकसद रहा। राष्ट्रगान के साथ जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल पुकारा, कांग्रेस सांसद हिबी इंडन और विजय बसंत समेत
विपक्षी सांसदों ने सीजेपी के उपद्रवियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में कार्य स्थगन का नोटिस दे दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की तख्तियां लहराते हुए सांसद भेल में कूद पड़े। स्पीकर की तमाम अपीलों को खारिज कर दिया गया और सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। पीठासीन अधिकारी संध्या राय के आते ही सांसद फिर वेल में आकर कागजात लहराने लगे। भारी शोर शराबे के बीच केवल संसदीय समितियों के चुनाव और बजटीय दस्तावेज पटल पर रखे जा सके। दोपहर 2 बजे जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर वीवीआईपी सड़क पर धरना देकर अपनी राजनीति चमका रहे थे, तब संसद के भीतर उनके सांसदों ने नारेबाजी चरम पर पहुंचा दी। मात्र 2 मिनट में लोकसभा को बुधवार यानी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभापति वीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में सीपीआई केपी संतोष ने भी नियम 267 के तहत सारे कामकाज रोककर चर्चा की मांग की। नोटिस खारिज होते ही तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों ने भारी हंगामा किया। उपसभापति हरिवंश राय के बार-बार उनकी तरफ से आग्रह करने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जंतर मंतर पर सुरक्षा बलों के बैरिकेड्स तोड़ने वाले उपद्रवियों के बचाव में भाषणबाजी करते रहे। 3 मिनट के उग्र हंगामे के बाद उच्च सदन को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। गंभीर और चुपता हुआ सवाल यह है कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के हिंसक मार्च के तार लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे पाकिस्तान के घर से ट्रेस हुए हों, जिसकी जांच चल रही हो, जिस हिंसा में 5 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों समेत 118 बहादुर पुलिसकर्मी और जवान लहूलुहान हुए हों, उसी हिंसा और उपद्रवियों को बचाने के लिए विपक्षी दल संसद के भीतर ढाल बनकर क्यों खड़े हैं? जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब खास तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहले ही सीजेपी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिलकर संवाद का भरोसा दे चुके हो, जब खुद सीजेपी की तरफ से यह पोस्ट की गई हो कि हमारी जो बातचीत है वो हो चुकी है, हमने अपने मसौदे सौंप दिए हैं, जब खुद जेपी नड्डा साहब ये कहते हुए नजर आए हो कि बातचीत अच्छी हुई, मुलाकात अच्छी होती है, तो फिर विपक्ष को इन बातों पर भरोसा क्यों नहीं था? संसद के पटल पर नियम कायदों से चर्चा करने के बजाय संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप करना आखिर किस एजेंडे का हिस्सा है? संसद चलाने में देश के करदाताओं का प्रति मिनट लाखों रुपए खर्च होता है। यानी 1 दिन की कार्रवाई, 1 मिनट की कार्रवाई के लिए 2.5 लाख रुपए और पूरे 1 दिन की कार्रवाई पर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मॉनसून सत्र के शुरुआती दोनों दिन यानी 20 और 21 जुलाई बिना किसी ठोस विधायी काम के पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं। एक तरफ सीमा पार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स फर्जी 7 मौतों की अफवाह फैलाकर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी का प्रायोजित राजनीतिक नाटक चल रहा था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विपक्ष का मकसद छात्रों या नीट परीक्षार्थियों का भला करना नहीं, बल्कि देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करके भारत की वैश्विक साख को नुकसान पहुंचाना है। देशद्रोही टूल किट गैंग जो एक्टिव हो चुकी है, उन्हें यह समझना होगा, यह सुनना होगा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान और संसद की गरिमा को तार तार करने की ये जो साजिश है, वो देश की 140 करोड़ जनता देख रही है, समझ रही है। ये 2026 का नया और मजबूत भारत है। यहां ना तो सीमा पार से चलने वाले फर्जी हैशटैग चलेंगे और ना ही संसद को बंधक बनाने वाली ब्लैकमेलिंग की राजनीति। एक तरफ राजनीति की बाढ़ है तो दूसरी तरफ एक असली बाढ़ है। जो बड़ी तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो असम से आई है। असम से बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान की भी एक बड़ी तस्वीर आई है। राज्य में लगातार हो रही मानसूनी बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी समेत उसकी सहायक नदियों के बढ़ते जल स्तर ने ऊपरी असम के कई इलाकों में हालात गंभीर कर दिए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं
और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय सेना एक बार फिर से संकट मोचक बनकर सामने आई है। सेना ने ऑपरेशन जल राहत के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया। 19 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान में स्पीयर कोर की 3 विशेष राहत टीमें शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में तैनात की गई है। सेना के जवान मोटर बोट के जरिए तेज बहाव वाले इलाकों तक पहुंचे और बच्चों, बुजुर्गों समेत फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा घरेलू पशुओं को भी बचाया गया, जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता दी गई और राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। सेना का ये राहत अभियान लगातार जारी है। सेना ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आपदा के समय देशवासियों की सहायता करना भी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। असम से ये बड़ी राहत अभियान की खबर अपने आप में बताती है कि जिस सेना को विपक्ष कोसता है, उस सेना की जांबाजी वहां पर भी काम आती है जहां पर लोग मुसीबतों में फंसे होते हैं। और यही वजह है कि असम के बाढ़ में भी देश की सेना संकट मोचक बनकर सामने आई है। जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।